नमस्कार, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ये डेटा क्या कहता है। जब भी हम लोग किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं तो एक बार इतिहास को ज़रूर देख लेना चाहिए। जिस स्थिति में आप हैं वो कहीं ना कहीं पिछले सालों में या सेंचुरी में वैसी एक सिचुएशन ज़रूर आई होगी। उससे आपका ही फ़ायदा है, आपको कुछ क्लू मिलेगा कि हम आगे कैसे बढ़ें। जो आज चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो भी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोई बोल रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई बोल रहा है समाजवादी जीतेंगे। एक बार इतिहास में चल के देखते हैं कि कभी पहले ऐसी स्थिति आई थी। तो मैं लेके चलूँगा आज आपको सन 2004 में, जहाँ पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन हुए थे। एक तो जनरल इलेक्शन हुआ था जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार वोट आउट हुई थी और यूपीए ने सरकार बनाई थी। इसके अलावा एक और बहुत ख़ास चुनाव हुआ था उसके साथ ही 2004 में, वो था आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे और उनका विकास जो था हैदराबाद में बहुत अच्छा रहा था। इनफैक्ट मेरे सामने हैदराबाद की काया पलट उनके शासन के दिनों में हुई थी। लेकिन 2004 में वो भी चुनाव हार गए थे। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा देखा गया है, जब भी पब्लिक डिस्ट्रेस यानी कि पीड़ा और कष्ट होता है लोगों को, तो उनका वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। उस समय उन लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि किसने कितना विकास किया या कुछ और अच्छा काम किया। वो उस समय की जो सरकार है उसको वोट आउट कर देते हैं, और ये हुआ था 2004 में। इसकी समानताएं मैं आपको दिखाऊंगा जो 2022 में जो कि स्थिति आज है, ये भी कुछ 2004 जैसी ही है। तो आज कितने लोग डिस्ट्रेस में हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोरोना हुआ था और उसमें बहुत सारी डेथ्स हुई थी। उन डेथ्स का रिकॉर्ड हमारी सरकार का एक क्वेश्चनेबल डेटा है। इसको कई जगह बोला भी गया है कि हिंदुस्तान में जितने लोग अफेक्ट हुए थे कोरोना से, उससे कहीं कम सरकार ने अपने डेटा में दिखाए हैं। मैं जनरली सरकारी डेटा को क्वेश्चन नहीं करता हूँ, लेकिन उसको करॉबोरेट ज़रूर करते हैं, इधर उधर से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग पीड़ा और कष्ट में हैं जिनके यहाँ पे मौत हुई है कोरोना की वजह से। तो सबसे पहले एक रिकैप यूपी में कोरोना के बारे में। ये एपिसोड मैं एक बार पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे इस रिपोर्ट का मैं डेटा लूँगा, स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजट्स नवंबर 2021। जिस टेबल को मैं रेफ़र कर रहा हूँ वो है पेज 34 पर, स्टेट/यूनियन टेरिटरी वाइज कोविड-19 इम्पैक्ट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्रेस एज ऑन October 31, 2021। उस समय मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें हर प्रदेश की जनसंख्या और वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग कोरोना से अफेक्ट हुए थे। ये ग्राफ मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, जनसंख्या में करीब 23 करोड़, और 1% से कम लोग यहाँ पर सरकारी डेटा में दिखाए गए हैं जो अफेक्ट हुए थे। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए थे वो केरला में थे, करीब 15%, और ज़्यादातर स्टेट्स ने यहाँ पे 1 या 2% के आसपास कोरोना का अफेक्ट दिखाया है। छोटी स्टेट ज़रूर हैं, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार वगैरह, जहाँ पे ज़्यादा था, बट वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी। तो इतनी बड़ी स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट, लेकिन 1% तक भी कोरोना से लोगों का अफेक्ट नहीं हुआ था। ये सरकारी डेटा में दिखाया गया है। इस ग्राफ को मैंने कंपेयर किया था यूएस के डेटा के साथ। यूएस में भी सेम मैंने प्लॉट किया था, स्टेट वाइज पॉपुलेशन और वहाँ पे कितने प्रतिशत लोग अफेक्ट हुए थे कोरोना से।
कैलिफोर्निया जो उनकी सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें करीब 40 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे करीब करीब 13-14% लोग अफेक्ट हुए थे। यूएस में कोरोना का अफेक्ट लगभग एवरेज 17% रहा है। हमारे यहाँ पे 2% 3% के करीब डिक्लेयर किया गया है। तो अब मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इस समय 136 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़, केरला का इन्फेक्शन रेट 14% था और यूएस का करीब 16% मैंने लिया है। उस हिसाब से हिंदुस्तान में अगर केरला वाला रेट लें तो करीब 19 करोड़ लोग अफेक्ट होने चाहिए और उत्तर प्रदेश में 3.22 करोड़ लोग अफेक्ट होने चाहिए। और यूएस के रेट के हिसाब से हिंदुस्तान में 21.76 करोड़ और यूपी में 3.68 करोड़ लोग अफेक्ट होने चाहिए थे। तो इस हिसाब से इन दोनों रेट्स को अगर लें तो जो नंबर ऑफ डेथ्स निकलती हैं हिंदुस्तान में वो करीब 38 लाख से 43 लाख 43.5 लाख के बीच में बनती हैं और यूपी में जो डेथ्स बनती हैं वो 6.5 लाख से लेकर 7 लाख से थोड़ा ऊपर। अब मैं आपको आज का डेटा दिखाता हूँ 14 फरवरी को, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस जो कंफर्म केसेस हैं इंडिया में वो हैं 4,26,65,65,534 और जो डेथ्स दिखाई हैं हमारे डेटा में वो हैं 5,09,011। ये ऑल इंडिया फिगर है। और उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो केसेस कंफर्म्ड हैं वो 20,58,167 और जो मृत्यु हैं वो 23,398। तो कहाँ 6-7 लाख जो कि डेटा जो कि एनालिसिस से आ रहा है और कहाँ सिर्फ 23 लाख। तो मैंने तो एक बहुत सिंपल सा मेथड निकाला था ये नंबर ऑफ डेथ्स कंप्यूट करने के लिए। इस विषय पर बहुत रिसर्च हो रही है और इसमें से एक पेपर है जिसको मैं खासकर रिकमेंड करता हूँ। ये पेपर जो लिखा है ये सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, अभिषेक आनंद, जस्टिन सैंडफूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने। जस्टिन सैंडफूर जो है वो तंजानिया में सरकार के साथ काम करते थे और वो सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट में आजकल डायरेक्टर हैं। बाकी दो लोग जो हैं, अभिषेक आनंद एक्स सिविल सर्वेंट, वो आजकल वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं और इस बारे में डेथ्स ड्यूरिंग कोविड पीरियड में इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की है। अरविंद सुब्रमण्यम का नाम तो आप लोग जानते होंगे, ये इकोनॉमिक एडवाइज़र चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट के लिए 2014 से 2018 तक। तो इनके पास जो है डेटा सोर्सेज इनके पास ज़रूर अच्छे होंगे और इन तीनों ने मिलकर बहुत पेनस्टेकिंगली ये रिसर्च की है और डेटा जो है इन्होंने हिंदुस्तान के स्टेट्स के जो बर्थ्स एंड डेथ जहाँ सर्टिफिकेट्स हैं वहाँ से निकाला है, जिसको ये रेफ़र करते हैं सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम। इस पेपर का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। मैं इसी रिपोर्ट से कुछ पॉइंट्स कोट कर रहा हूँ। वो लिखते हैं, सबसे पहले आश्चर्यजनक रूप से अनुमानों के भीतर और पार काफ़ी अनिश्चितता है। देयर इज़ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दी एस्टिमेट्स। वे कुल मिलाकर लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से लेकर 6 लाख तक हो सकती हैं। ये डेथ्स की बात कर रहे हैं और जो इनकी फाइंडिंग्स है उससे इन्होंने ज़ीरो डाउन किया है कि ये लगभग 34 लाख से 49 लाख के बीच में होंगी। वे पहली लहर के बारे में बताते हैं कि पहली लहर दूसरी लहर की तुलना में अधिक घातक रही थी क्योंकि ये समय और स्थान में फैला हुआ था। दूसरी लहर के अचानक और केंद्रित उछाल के विपरीत पहली लहर में मृत्यु दर मध्यम दिखाई थी। ऐसा लगा था कि कम है रेट, लेकिन वास्तव में करीब 20 लाख लोग पहली वेव में, कोविड की वेव में मरे थे। क्योंकि हम लोगों ने पहली लहर ठीक से नहीं समझी थी, इसलिए
दूसरी लहर ज़्यादा भयावह हो गई थी। और अंत में ये लोग लिखते हैं, सच्ची मौतें कई लाखों लोगों में होने की संभावना है, ना कि सैकड़ों हज़ारों में, जिससे ये यकीनन विभाजन और स्वतंत्रता के बाद से भारत की सबसे खराब मानवीय त्रासदी बन गई है। तो लोगों में कष्ट और पीड़ा इस समय बहुत ज़्यादा है। आज़ादी के बाद ये सबसे ज़्यादा है, और जब भी कष्ट और पीड़ा यानी कि पब्लिक डिस्ट्रेस होता है तो पब्लिक सरकार बदल देती है। 2004 में क्या सिचुएशन थी? उस समय केंद्रीय सरकार के इलेक्शन होने वाले थे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हालांकि एनडीए 1 सरकार चुनाव हार गई थी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी रही थी। इकोनॉमी पिकअप कर गई थी। 2 साल से कंटिन्यूस ग्रोथ 8% के ऊपर रही थी। पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी थी कंट्री में। कारगिल वॉर के बाद जो हैंडल किया था वो बहुत अच्छी तरह से अटल बिहारी जी ने उसका हैंडल किया। कई उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, सड़कें कनेक्ट करने का, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट शुरुआत वहाँ हो गई थी, और एक क्लीन गवर्नमेंट एक इमेज थी उनकी। ये 2004 इलेक्शन के बाद का एग्जिट पोल है। एक भी एग्जिट पोल ने ये नहीं कहा था कि यूपीए जीतेगी, सब ने एनडीए को ही जिताया था। ये बाद में पता चला है कि वो मार्केट रिसर्च एजेंसीज जो थीं वो कभी भी दूर दराज एरियाज़ में नहीं गईं, और ना ही जो गरीब लोग हैं उनके उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए थे। ये शायद आज भी ये बात सही है। एनडीए अलायंस 1999 में एक भारी बहुमत से जीता था। उनकी 291 सीट्स थीं और अन्य कईयों की सपोर्ट भी थी। 2004 में ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यूपीए 272 और उसमें जो अन्य लोग थे उनकी भी यूपीए को सपोर्ट आई, और एनडीए 190 के नीचे पहुंच गया। एक तरह से बिल्कुल उल्टा हो गया। हालांकि एनडीए की परफॉर्मेंस 5 साल में कोई खराब नहीं थी। केंद्र में उधर एनडीए सरकार हारी, और इधर 2004 में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार गए थे। यहाँ पर भी कांग्रेस एक भारी बहुमत से विजयी रही। उसको 185 सीट्स मिली 294 की असेंबली में, और उसके जितने भी प्री पोल पार्टनर्स थे, उस समय टीआरएस भी आ गया था, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उन सब ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू नायडू का भी जो पिछले 5 वर्ष रहे उसमें परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। आंध्र प्रदेश की जो इकोनॉमी थी 13.5% से ग्रो करती रही थी पिछले 3-4 साल से। उन्होंने हैदराबाद को एक आईटी हब बना दिया था। वो अपने को सीईओ बोलते थे, ये दिखाने के लिए कि वो एक कॉरपोरेट एफिशिएंसी से ये राज्य चला रहे हैं, और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहाँ क्रिएट किया था। मेजर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि नया एयरपोर्ट, शमशाबाद एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, और भी कई सड़कें, एक्सप्रेसवेज उन्होंने बनाए थे। वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम वो चुनाव जीतेंगे कि उन्होंने अपने राज्य में जल्दी डिक्लेयर कर दिया, और वो बीजेपी के साथ मिलकर उसी पॉजिटिव वेव को के ऊपर राइड करके वो ये चुनाव जीतना चाहते थे। 1999 में तेलुगु देशम पार्टी ने 180 सीट्स जीती थी। इसके अलावा बीजेपी ने 12 जीती थी। 2004 में ये बिल्कुल उल्टा हो गया। बीजेपी घटकर 2 सीट्स हो गई और टीडीपी की केवल 47 सीट्स आई। कांग्रेस और उसके एलाइड दल भारी बहुमत से ये जीत गए थे। इनफैक्ट केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार और राज्य में चंद्रबाबू नायडू, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लैमर ऑफ डेवलपमेंट, वो विकास की चकाचौंध में कहीं खो गए थे। वो ज़मीनी हालात से जुड़े नहीं हुए थे। इस अगले ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये है हमारे देश
कि मैं मानसून की बारिश का ग्राफ, ऑल इंडिया समर मानसून रेनफॉल फ्रॉम 1871 टू 2017, इसमें आप सन 2000 के बाद का अगर पीरियड देखेंगे तो वहाँ पे दो लाल लाइंस दिखेंगी, ये वाली, ये है ईयर 2002 और ये है ईयर 2004। सरकार ने 2002 और 2004 को ड्रॉट ईयर्स डिक्लेयर किया था, देश में सूखा पड़ा था। उन दिनों बारिश औसतन से 10% से भी कम हुई थी, खासकर 2002 में जब बहुत ही कम बारिश हुई थी। इसके अलावा उससे पहले भी 3-4 साल हमारे देश में बारिश कम ही होती रही थी। ये बात दोनों सरकारें जो थीं वो मिस कर गई थी। अब मैं जीडीपी ग्रोथ रेट उन सालों की आज से मैं कंपेयर करता हूँ। 1999 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 8.85%। ये गिरकर 2000 में 3.8 के आसपास आ गई, 2001 में 4, फिर 2002 में फिर से एक ड्रॉट हुआ, फिर 3.8, उसके बाद ये बढ़ती रही और लगभग 8% के आसपास रही। तो पहले ऊपर थी, फिर नीचे आई, फिर अगेन ये ऊपर चली गई। अब देखते हैं 2014 से 2020 में। अगेन आप ये लाल कर्व देखिए, ये 2017 से धीरे धीरे नीचे आई, पैंडेमिक की वजह से फिर नीचे गई और दोबारा अब रिकवरी की ओर है हमारी इकोनॉमी। अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ये डिप इतना स्ट्रांग नहीं रहता, लेकिन पैटर्न वही है, पहले ऊपर फिर नीचे और फिर से अगेन ऊपर। तो काफ़ी सिमिलरिटी है इकोनॉमिक सिचुएशंस में। और जब भी इकोनॉमी नीचे जाती है तो कोई ना कोई सेक्शन जो है पब्लिक का वो पीड़ा और कष्ट में, एक डिस्ट्रेस में आ जाता है। 2004 में एक अलग सेगमेंट डिस्ट्रेस में था और 2022 में एक अलग सेगमेंट है। ये जल्दी से मैं आपको एंड में दिखाना चाहता हूँ। 1998 से 2005 में जो सेगमेंट्स डिस्ट्रेस में थे वो थे फार्मर, बिजनेसमैन यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। उन दिनों जितने भी सुसाइड्स हुए थे उसमें से 40% से ऊपर इस वर्ग के थे। 2002 और 2004 में एक उछाल आया क्योंकि वो ड्रॉट ईयर्स थे, इकोनॉमी नीचे गई और सुसाइड रेट बढ़ गया था। 2014 से 2020 में एक अलग सेगमेंट जो था वो स्ट्रेस में था। ये थे डेली वेजर्स, डेली वेज पे काम करने वाले लोग और सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन। ये करीब करीब 30% था सन 2014 में, जो बढ़ते बढ़ते इस साल 43% तक ये सेगमेंट पहुंच गया था। इसी क्राइसिस को हम आंध्र प्रदेश के एंगल से देखते हैं। 2004 में जो फार्मर सुसाइड था उसमें एक भारी उछाल आया था, प्राइमरली बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ मानसून। इसमें ये 3 रीजन हैं आंध्रा के, कोस्टल आंध्रा, रायलसीमा और तेलंगाना। तेलंगाना सबसे ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट हुआ था। करीब 70% सुसाइड उन दिनों तेलंगाना में हुए थे और इसी वजह से टीआरएस पार्टी 2004 में सारी की सारी 26 सीट्स जो उस समय तेलंगाना में थी वो जीत गई थी। टीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश में फार्मर सुसाइड कभी एक मेजर इश्यू नहीं बना। यहाँ पे जो सुसाइड दर रही है वो करीब 4.5 से 5% के बीच में रही है 1998 से 2005 तक। उत्तराखंड बनने की वजह से ये रेट कम दिख रही है, लेकिन दोनों को जोड़ दें तो ये लगभग 4.5 से 5% होती है। 2016 से 2020 में क्योंकि पूरे देश में एक डिस्ट्रेस था 2017 के बाद, तो यूपी में भी सुसाइड रेट बढ़ता गया अलॉन्ग विद पंजाब और उत्तराखंड। केवल पिछले साल 2020 में यहाँ थोड़ी कमी आई है। तो ये भी एक मेजर इशू नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रेस का। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसानों का डिस्ट्रेस या पीड़ा कोई मेजर इशू नहीं बनेगा। यहाँ पे जो इशू बनेगा वो है कोरोना के दिनों में कितने लोगों की मौत हुई थी। अनुमान के हिसाब से उत्तर प्रदेश में करीब 7 लाख के ऊपर लोग
कोरोना के वजह से मरे थे, और इसका इफेक्ट आने वाले चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। जब हम 2004 को 2022 से कंपेयर करते हैं तो 2004 में भी इकॉनमी पहले ऊपर थी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। ऐसा ही 2022 में भी हुआ है। पिछले 2 साल से इकॉनमी डाउन थी, फिर अब ऊपर गई है। उन दिनों भी विकास की बात होती थी, इंडिया शाइनिंग एग्जाम्पल था। इस बार भी चुनावों में विकास को बढ़ चढ़कर दिखाया जा रहा है। जो उस समय अटल जी और चंद्रबाबू नायडू जो सेगमेंट्स को भूल गए थे वो थे फार्मर्स, और इस बार जो सेगमेंट का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है वो है जो कोरोना डेथ से जो लोग पीड़ित हैं और कष्ट में हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। डिस्ट्रेस इस बार कहीं ज़्यादा है। सुसाइड्स तो कुछ हज़ारों में होते हैं, लेकिन कोरोना डेथ्स लाखों में होती है। इसका इफ़ेक्ट इस बार कितना पड़ेगा ये हमें 2004 का अगर देखें, जब सरकारों का तख्ता पलट गया था, तो हो सकता है इस बार भी सरकारें बदल जाएं। तो इस एपिसोड में इतना ही इस बार। अगले बार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।